पर्सनालिटी एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं कि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, या फिर इनकी पर्सनालिटी बहुत निखर के आ रही है, या हम कहते हैं कभी कभी कि ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, और उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करते हैं। तो जान लेते हैं आखिर ये है क्या, पर्सनालिटी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंक्लूजन, सब जान लेते हैं। पर्सनालिटी अपने आप में 11 लेटर से मिलके बना है, जैसे पी फॉर परसेप्शन कैपेसिटी का मतलब है धारण क्षमता, ई इमोशनल मैच्योरिटी भावनात्मक परिपक्वता, आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिचुएशन मतलब कोई भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना, एस फॉर सोशेबिलिटी सामाजिकता, ओ फॉर ओरिजिनलिटी मौलिकता, एन न्यूट्रलिटी तटस्थता, ए अपीयरेंस जो कि फिजिकली अपीयरेंस उपस्थिति प्रेजेंट, एल फॉर लीडरशिप फीलिंग नेतृत्व की भावना, आई फॉर इंटीग्रेटेड एकीकृत, टी टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, और वाई से यंग मतलब सोच में थे जो युवा हो। मीनिंग की बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो इंग्लिश वर्ड जो पर्सनालिटी है वो पर्सोना शब्द जो कि लेटिन वर्ड है उससे मिलके बना है, जिसका मतलब है मास्क यानी कि मुखौटा या आर्टिफिशियल मास्क। ग्रीक थिएटर में एक्टर्स प्ले में मास्क पहन के रखते थे, उनके द्वारा जो भी कैरेक्टर्स निभाए जाते थे उनका व्यक्तित्व कहा जाने लगा था। इसीलिए इस आर्टिंग में पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के तौर पे माना गया था। रोमन पीरियड में व्यक्तित्व में जो है इंटरनल एलिमेंट से इंटरनल फॉर्म भी शामिल किया जाने लगा। और फिर आते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस दी, लेकिन उसमें भी जो है वेरिएबिलिटी थी। सारी डेफिनेशंस और सब कुछ देखने के बाद गिलफोर्ड ने 1959 में क्लासीफाई किया उनके ओपिनियंस को 4 ग्रुप में: ओमनिबस अप्रोच, इंटीग्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, हायरार्कियल और एडजस्टमेंट अप्रोच में। ओमनिबस अप्रोच यानी कि संग्राही उपागम, इसमें साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि पर्सनालिटी जो है हेरिडिटरी, फिजिकल, मेंटल ट्रेट और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का सम टोटल है। जैसे कि वैलेंटाइन इसमें कहते हैं कि पर्सनालिटी इन्नेट और एक्वायर्ड कैरेक्टर का सम टोटल है। इन्नेट मतलब कि जो कि हेरिडिटरी में पेरेंट्स से मिलता है, और एक्वायर्ड जो कि हम अर्जित करते हैं। मॉर्टन प्रिंस ने बताया कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशन, आवेगों का, अभिव्यक्तियों का और अनुभव के द्वारा जो अर्जित किए गए स्वभाव होते हैं उनकी प्रवृत्तियों का सम टोटल होता है। जैसे कि हम इन दोनों डेफिनेशंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक्वायर्ड और इनेट कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है, ना कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकता को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये डेफिनेशन जो थी अपने आप में एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। सेकेंडली बात करते हैं इंटीग्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच की। इसमें साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी को डिफरेंट ट्रेट्स और डिस्पोजिशन का सम टोटल नहीं मानते हैं, वो उसको इनका जो है समाकलन और संगठन मानते हैं, और ऐसा समाकलन और संगठन जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करता है। जैसे इसमें मैकार्डी ने बोला कि पर्सनालिटी रुचियों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का रूप प्रदान करता है, और बेसेज ने बोला कि पर्सनालिटी व्यक्ति की हैबिट का, एटीट्यूड का, ट्रेट का संगठन है जो कि बायोलॉजिकली, सोशली और कल्चरल फैक्टर्स से उत्पन्न होता है। तो जब हम देखते हैं तो ये भी व्यू पॉइंट एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें पर्सनालिटी की पूरी झलक देखने को हमें नहीं मिलती है। थर्ड में आते हैं हायरार्कियल अप्रोच में, यानी कि पदानुक्रम उपागम। इसमें विलियम जेम्स ने बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में किसी भी व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सेकंड में सोशल डेवलपमेंट होता है, थर्ड में स्पिरिचुअल, और लास्ट में प्योर ईगो डेवलप होता है। मतलब उनके कहने का ये था कि जब फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट जब हो जाता है तब व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सारा का सारा जो था वो एक साथ होता रहता है। तो ये कंसेप्ट भी अपने आप में एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। और एडजस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के संग कैसे एडजस्ट कर लेता है। व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के संग एडजस्ट कैसे कर लेता है, बोरिंग ने भी ये डेफिनेशन दी है कि उसका अपने एनवायरनमेंट के संग कैसा रिलेशन है, उसके कैसा समायोजन उसके संग हो जाता है। और शेफर और शोबन ने बोला कि पर्सनालिटी को कुछ निश्चित विशेषताओं और एडजस्टमेंट करने के तरीके को
तैयार कर प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी को सिर्फ एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी के तौर पे बताया, जो कि सिर्फ एक ट्रेट है, लेकिन पर्सनालिटी क्या है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेट है, इसलिए ये भी एक्सेप्टेड नहीं था। लास्ट में जब सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद सारी डेफिनेशन और सबका व्यू पॉइंट पढ़ने के बाद आलपोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचे। उन्होंने 1939 में ये डेफिनेशन दी कि पर्सनालिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक यूनिक यानी कि अनोखा समायोजन स्थापित करता है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है पर्सनालिटी इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनालिटी में इननेट कैरेक्टर्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दोनों होते हैं। इंपॉर्टेंट उसमें से होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, विल पावर, सोशेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, मतलब कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है कि जितना ज़्यादा फैक्टर्स जिसके अंदर डेवलप होता है उसकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंड है परमानेंट ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन आर द पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। परमानेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा झलकते रहते हैं, और परमानेंट एबिलिटीज़ वो होती हैं जिनका वो हमेशा यूज़ करता रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति मतलब कभी कभी कंडीशन ऐसा हो जाता है या सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कुछ कुछ कैरेक्टर्स अडॉप्ट कर लेता है, और फिर वो सिचुएशन जब चली जाती है तो उस कैरेक्टर को वो छोड़ देता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स पर हमारे पर्सनालिटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। थर्ड पॉइंट है पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। हर मनुष्य या हर व्यक्ति का शेप, कॉम्प्लेक्शन, डिस्पोजिशन, उनके आइडियल्स, उनके मॉरल वैल्यूज़, उनकी ज्ञान योग्यता, सब कुछ अलग अलग होता है। उनका समाज में देखने का नज़रिया अलग होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पर्सन यूनिक है। पर्सनालिटी हैज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स। एक्सटर्नल ट्रेट्स वो होते हैं जो कि विच आर ऑब्जर्वेबल, डैट मीन्स कि किसी इंडिविजुअल को नोटिस करके हम एक्सटर्नली बताते हैं कि वो इंसान कैसा। जैसे कि फर्स्ट डे इंटरेक्शन हुआ था तो हमारी क्लास में भी हमने देखा था कि कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमें ये लग रहा था कि ये बहुत ही आउट गोइंग पर्सन है। बट कुछ लोग वैसे ही थे जो एकदम कॉर्नर में बैठे हुए थे, ज़्यादा बात करना, उनको ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे किसी से, वो अपने में ही थे। तो हम ये सोच रहे थे कि ये बहुत ही इंट्रोवर्ट है या इनको किसी से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम देख के बता रहे थे, दैट इज़ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। और इंटरनल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे थॉट्स, हमारे वैल्यूज़, जेनेटिक कैरेक्टर हमारा कैसा है, ये सारी चीज़ें इंटरनली बताते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो देखने से बाहर लग रहा है कि वो अगर आउट गोइंग पर्सन है या एक्सट्रोवर्ट है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसका बहुत अच्छा होगा, या फिर मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करता है, उसका ठीक अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज़ डायनेमिक या रिलेटिवली स्टेबल। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका मैच्योरिटी लेवल एक पहुंचने के बाद उसकी पर्सनालिटी लगभग स्टेबल होने लगती है। बट ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होती है, चेंज होती है, बट बहुत लंबे समय के बाद या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं उसके संग, तब उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है। और वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना बाद में कि कुछ समय बाद उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होने लगा या उनकी पर्सनालिटी बाद में चेंज होने लगती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस उनके संग हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। लास्ट है पर्सनालिटी इज़ बोथ इनहेरिटेड एज वेल एज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। मतलब कि ये इनहेरिट होता है हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा से हमें मिलता है, और हमारी पर्सनालिटी का पे एनवायरनमेंट का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो कि शांत रहते हैं लेकिन उनका बच्चा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है, आउटगोइंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका सर्कल कैसा है, उस किस एरिया से बिलोंग करता है, उसकी सोसाइटी कैसी है, वो कैसे स्कूल में है, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने में विशेष तत्वों का योगदान होता है, जैसे कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इन दोनों की अगर इनमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो पर्सनालिटी जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। हेरिडिटरी में हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिजिकल, कल्चरल और सोशल देख लेते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी रेफर करती है उन फैक्टर्स को जो हमें पेरेंट्स के द्वारा मिलती है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तभी हमारी पर्सनालिटी लगभग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिटरमाइन होने लगती है। जैसे हिंदी में एक मुहावरा कहा गया था, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कैसा है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत बर्थ से ही पता चलने लगता है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी। हमारा पर्सनल लुक, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, टेम्परामेंट, बायोलॉजिकल रिदम, ये सारे कैरेक्टर्स हम जो भी इम्पोर्ट करते हैं कंप्लीटली या फिर मोर और लेस कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स से मिलता है। फिजिक्स यानी सोमैटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होता है। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 क्रोमोसोम हमें फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं। और जब ये 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर जाते हैं तो इनके अंदर मिलियंस यानी थाउजेंड ऑफ जीन्स होते हैं। जीन्स वो होते हैं जो कैरियर होते हैं हेरिडिटी के। बायोलॉजिकल कोड होता है जो कैरी करता है अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स को या कैरेक्टर्स को, जिससे ये पता चलता है हाइट कैसी है उस व्यक्ति की, वेट कैसा है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इंटेलेक्ट, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन होते हैं। और ये भी पता चलता है जीन से ही कि दैट बेबी विल बी गोइंग टू मेल और फीमेल, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, टॉल होगा, शॉर्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस भी हेरिडिटी ही होता है और जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होता है। बट साइकोलॉजिस्ट कुछ योगिक साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि 30 to 45% योगा एक्सरसाइज करने के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। बट ये सबकी बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग ही एक्सरसाइजेज इतना कर पाते हैं और उस मेंटल इंटेलिजेंस को बढ़ा पाते हैं। बाकी जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए जो हेरिडिटी में हमें इंटेलिजेंस मिला है वही होता है। थर्ड आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, जो कि डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं बिना किसी भी डक्ट की यूज़ के। जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ब्रेन कहते हैं इसको, या डायग्राम में आप देख सकते हैं इसका लोकेशन है नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है। इसके हार्मोन्स हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हैं। इसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी पे ये डेवलपमेंट कैसे करता है, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट कॉज करता है। अगर इस हार्मोन्स का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो या तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, और अगर कम सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फनेस यानी कि शॉर्ट हाइटेड पर्सन हो सकता है। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड आप देख रहे हैं डायग्राम में, नेक के दोनों तरफ प्रेजेंट है। हार्मोन थायरॉक्सिन है, इसका फंक्शन भी है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। और बचपन के समय, चाइल्डहुड के समय ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। ज़्यादा सिक्रीशन होती है, तनाव बढ़ जाता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर कम सिक्रीशन होती है तो फिजिकली और मेंटली वीक और डलनेस आने लगता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अबव और बिलो पाए जाते हैं, जो कि 4 आप देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। हार्मोन इसका होता है पैराथॉर्मोन, और इसका काम होता है जो कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करके रखता है, जिससे बोन्स और टीथ हमारे मजबूत होते हैं, ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करता है। मोर सिक्रीशन अगर किसी भी चीज़ का है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा और कम सिक्रीशन कहीं ना कहीं हार्म ही करेगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, किडनी स्टोन, ये सारी चीज़ें। और अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो बोन्स और टीथ का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं, किडनी के ऊपर पाया जाता है। हार्मोन है कॉर्टिन और एड्रेनलिन, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में इसका फंक्शन है। और सिक्रीशन अगर ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर, कम सिक्रीशन है लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट ग्लैंड गोनैड्स की बात करते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, जो कि इसका हार्मोन्स है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन टेस्टिस में और एस्ट्रोजन ओवरी में पाया जाता है। फंक्शन इसका है ग्रोथ और डेवलपमेंट गोनैड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम कंपोज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन हमारे हेड का अपर पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में प्रेजेंट होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 होते हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करके CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजते हैं। और मोटर नर्व्स वो होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हो गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उनके रिएक्शन को कैरी करके इफेक्टर मसल्स तक पहुंचाते हैं और फिर वो मसल्स उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। इसमें फंक्शन देख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन,
नॉलेज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, मेमोराइजेशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें इनके फंक्शन है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति का बिहेवियर जनरली इन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ज़्यादा जिसका ज़्यादा नर्वस सिस्टम डेवलप है उसकी मेंटल एबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, और अगर कोई डिफेक्ट इसमें होता है तो ये हमारे और भी बॉडी सिस्टम जो है हमारे उसमें भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट कॉज करेगा, और जिसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट व्यक्ति की प्रभावित होगी। सेकेंडली आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हम देख सकते हैं कि कल्चर है, नॉर्म्स है, एटीट्यूड्स है, कैसे किसी बच्चे को या हम इवन हम लोग भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। सोसाइटी में अलग अलग तरीके का कल्चर होता है और वो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक पास होता जाता है कि हमारा कल्चर ये है, हम ये चीज़ ऐसे करते हैं। और कल्चर के भी फिर सब कल्चर होते हैं, और उससे हमारी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है कल्चर किसी भी पर्सनालिटी को बनाने में। और फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और अगर वो लव, सिंपैथी, कोऑपरेशन के संग रह रहे हैं तो वहाँ पे जो बच्चा है वो भी देखता है कि हमारी फैमिली में हमारा जितने भी हमारे सीनियर्स हैं या पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है या वो कैसे लोगों के संग रह रहे हैं, तो वो बच्चा भी वैसे ही सीखता है और कहीं ना कहीं वो उसको जो अच्छा लगता है उसमें से वो उसको अपना कहीं ना कहीं रोल मॉडल बना लेता है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे सोसाइटी में कास्ट और कल्चर को लेकर नैरोनेस होती है, तो जहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि नैरोनेस जहाँ होती है वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट कम हो पाता है, क्योंकि घर के बाद सोशलाइजेशन हमारा या तो स्कूल में होता है या फिर समाज जो हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। और नेबरहुड स्कूल में हमने देख लिया कि स्कूल में जो है बच्चा टीचर को अपना आइडियल मानने लगता है, तो टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, कोवर्कर्स का, सबका जो है अपने आप में एक इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ स्टडी। ईच इंडिविजुअल हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज़। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सबकी जो पर्सनालिटी होती है हेरिडिटरी होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। इसको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होती है एक तरीके से। सम टोटल नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सम टोटल में हम 2 + 2 करते हैं 4 होता है। 2 प्लस अगर 0 कर रहे हैं तो वो भी 2 होगा, लेकिन अगर 2 × 0 करते हैं तो डैट विल बी 0। तो वही कंडीशन है कि हेरिडिटरी और एनवायरमेंट से अगर कोई भी एक फैक्टर हट जाता है तो हमारी पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलप नहीं करती है। और ये रेफरेंसेस हैं जो मैंने लिए हैं। इसमें बुक है राम S.K. मंगल की और आयलाल की बुक, और ये सारे जो डायग्राम के हैं वो रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।